हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिमेश। स्वागत है आपका अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, श्वासन की क्रिया विधि। पहले हम शुरू करें उससे पहले हमें कुछ बात की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे थोरैसिक कैविटी क्या होती है, वक्षीय गुहा क्या होती है। यानी कि हमारा जो लंग्स है ये वक्षीय गुहा में ही स्थित होती है। तो चलिए थोरैसिक कैविटी कैसे बनी है देखते हैं। इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में आपको पीछे की ओर वर्टेब्रा यानी कि बैकबोन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पीछे की ओर क्या होती है, बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। और आगे की ओर कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम, जो एक खंजर की तरह होती है, एक बोन जिसका नाम है स्टर्नम होती है, ठीक है। तो आगे स्टर्नम है और पीछे क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से रिब्स निकलती है और आगे आके स्टर्नम से जुड़ती है, जो कि ग्रीन कलर से बनाया हुआ है यहाँ पे। वो क्या है, स्टर्नम है। तो पीछे ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा, जो कि वर्टेब्रल कॉलम है। पीछे से निकलती है रिब्स और आगे जाके स्टर्नम से जुड़ती है। टोटल 12 रिब्स, कितने हैं यहाँ पे, 12 जोड़ी है। 12 इस तरफ और 12 इस तरफ। कितने होते हैं रिब्स? 12 होते हैं। 12 जोड़ी, ठीक है। यानी कि 12 इस तरफ होगा और 12 इस तरफ, ठीक है। पीछे वर्टेब्रल कॉलम से निकलती है और आगे स्टर्नम से आके जुड़ती है। नीचे आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम एक डोम शेप का एक मांसपेशी होती है, ठीक है, मसल से बना हुआ होता है। डायफ्राम गुंबद आकार की होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोरैसिक कैविटी जो होती है साइड से किससे बनी है, रिब्स से, यानी कि पसलियों से। कितने पसली पाए जाते हैं? 12 जोड़ी। आगे है खंजर आकृति की एक बोन जिसका नाम होता है स्टर्नम। पीछे की ओर होता है बैकबोन, वर्टेब्रल कॉलम। सिंपल है। इस तरह से हमारा निर्माण होता है थोरैसिक कैविटी का। अब पसलियों के बीच में मांसपेशी पाई जाती है जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम होता है? इंटरकोस्टल मसल। कहाँ पे होती है? पसलियों के बीच में होती है, जो कि आप एक रियल इमेज में भी देख सकते हैं। आपको ब्राउन कलर से दिखाया गया यहाँ पे, जो कि क्या है, रिब्स है। ये सारा क्या है, रिब्स है, पसली है, ठीक है। 12 जोड़ी होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्टर्नम। अब पीछे होती है बैकबोन, जिसको कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और यहाँ पे पाई जाती है डायाफ्राम, पाई जाती है इस जगह पे। तो आपको जानकारी मिल गया होगा, पता चल गया होगा कि हमारे थोरैसिक कैविटी होती है उसमें क्या क्या पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वक्षीय गुहा। थोरैसिक कैविटी को कहते हैं वक्षीय गुहा कहते हैं। तो वक्षीय गुहा जो है किस किस चीज़ से बनती है? पीछे क्या होती है, पीछे यानी कि डॉर्सल एक्सिस में, जो कि आप देख सकते हैं वर्टेब्रल, ठीक है, यानी कि बैकबोन भी कहते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। लिख देते हैं हम मेरुरज्जु, सॉरी मेरुदंड। क्या होता? मेरुदंड। आगे यानी कि वेंट्रल एक्सिस में स्टर्नम। स्टर्नम को स्टर्नमी कहेंगे, अंग्रेजी नाम ही याद रखिएगा आप भी। ऐसे उरोस्थी कहते हैं इसको। कितने होती है? 24 होती। कितने टोटल? 24, यानी कि 12 जोड़ी। उसके बाद
नीचे होती है आपका डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। और आगे हो गया, हाँ ठीक है, पीछे हो गया मेरुदंड। आगे और आगे खंजर आकृति की होती है जिसको कहते हैं स्टर्नम। नीचे हो गया डायफ्राम। ये तीनों मिल कर के एक कैविटी का निर्माण करता है जिसे कहते हैं वक्षीय गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ में आ गया आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, थोरैसिक कैविटी। इसी के अंदर थोरैसिक कैविटी में ही क्या पाई जाती है, हमारा लंग्स और हार्ट पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग कलर से, वक्षीय गुहा में लंग्स एंड हार्ट उपस्थित होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी थोरैसिक कैविटी में पाई जाती है, वक्षीय गुहा में हार्ट और लंग्स पाई जाती है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने क्या किया है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये जो रिब्स है उसको काट दिया है, ठीक है। क्या कर दिया, इसको काटा है ऊपर से, इस तरह से साइड से क्या कर दिया, काट दिया है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, जो कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये रिब्स है, रिब्स के रिब्स है, ठीक है, जिसको काटा हुआ रिब्स से कह सकते हैं, इसको हम काटा हुआ रिब्स। और बीच बीच में क्या पाई जाती है यहाँ पे, इस प्रकार से इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरकोस्टल मसल, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे डायफ्राम होगा और साइड में रिब्स होगा, और रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस में होती है इंटरकोस्टल मसल, अंतरापरशु पेशी। सिंपल है। और लंग्स जो है ना, लंग्स के बाहर देखिएगा आप तो पाया जाता है विसरल प्लूरा। क्या पाया जाता है, विसरल प्लूरा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरा दो मेम्ब्रेन से बना है, एक अंदर वाला है जिसको कहते हैं विसरल प्लूरा, और बाहर वाला है उसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में जो एक स्पेस है, जगह है, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरी होती है, ठीक है। क्या भरी होती है इसमें, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरी होती है, जो क्या करती है, घर्षण से बचाती है फेफड़ों को घर्षण से बचाती है। सिंपल है। देखिए आपको विसरल प्लूरा दिखाई दे रहा है ये, और ये बाहर वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको पैराइटल प्लूरा, और इसके बीच में एक कैविटी है जिसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में ही पाई जाती है प्लूरल फ्लूइड, जो कि फेफड़ों को घर्षण से बचाती है, बाहरी आघातों से बचाती है। प्लूरल फ्लूइड जो होती है ना, इसी के अंदर भरी होती है, ठीक है। सिंपल है, इसमें भी है, देख सकते हैं आप। और प्लूरल कैविटी के जो प्रेशर होती है वो होता है 756 mmHg,
ये आप ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर लैरिंग्स होता है और ट्रेकिया होता है ये, ठीक है। तो ये आपका वक्षीय गुहा है। जैसे वक्ष को आप काटेंगे इस तरफ से, ठीक है, तो आगे वाला रिब्स को हटा दिया गया यहाँ से, तो आपको ये दिखाई देगा, जो कि आप इस रियल इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये जो भाग है ना, यहाँ पे पाया जाता है रिब्स, और इधर पाया जाता है आपके रिब्स पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका लंग्स दिखाई दे रहा होगा, क्या ये लंग्स है, फेफड़ा है। और फेफड़ा के दोनों बीच में पाई जाती है, फेफड़े के दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम होता है, ठीक है। तो ये जो वक्षीय कैविटी है ना, थोरैसिक कैविटी जिसको कहते हैं वक्षीय गुहा, इसी के अंदर होती है फेफड़ा और हार्ट, जो कि अब इसमें भी दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे डायफ्राम है, बीच में हार्ट होता है और ये फेफड़ा है। सिंपल है। जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम में, आपको यही डायग्राम बनाना है। फिर से एक बार देखिए, रिब्स है, यहाँ पे काटा गया रिब्स है, और रिब्स के बीच बीच में आपको दिख रहा होगा इंटरकोस्टल मसल, सभी का काम देखेंगे। और ये है डायफ्राम। ब्रीदिंग में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, जो कि आप कुछ ही देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहीं पे पाया जाता है हमारा हार्ट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाती है, हार्ट। हार्ट जो है ना, यानी दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं मेडियस्टिनम। क्या कहते हैं, मेडियस्टिनम कहा जाता है। मेडियस्टिनम में ही क्या पाई जाती है, हार्ट पाई जाती है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं, उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे, उससे पहले आपको कुछ और भी बताना पड़ेगा मुझे, जो कि नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे वक्षीय गुहा में परिवर्तन होती है, वैसे ही लंग्स में भी परिवर्तन आएगी, ठीक है। यदि वक्षीय गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी का आयतन बढ़ेगा, वैसे ही क्या होगा, फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक इसका जस्ट उल्टा क्या होता, यदि वक्षीय गुहा का आयतन कम होगा, तो फेफड़ों का आयतन भी क्या हो जाएगा, कम होगा। जैसे जैसे परिवर्तन आएगी वक्षीय गुहा में, सेम वही परिवर्तन कहाँ पे आएगी, फेफड़ा में, ठीक है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये वक्षीय गुहा है। वक्षीय गुहा में परिवर्तन आएगी तो इस फेफड़ा में भी क्या आएगी, परिवर्तन आएगी। वक्षीय गुहा का आकार बढ़ेगा, फेफड़ा का भी आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डायग्राम। आगे बढ़ते हैं अब। तो पहले देखेंगे हम अंतः श्वसन, ठीक है। पहला श्वसन क्या होता है, अंतः, यानी सांस अंदर लेंगे। इसमें क्या क्या होता है देखते हैं।
अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या देखने वाले, अंतः श्वसन, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें होता क्या है चलिए देखते हैं। क्या होगा, डायफ्राम चपटी होगी, डायाफ्राम चपटी होगी, ठीक है। तथा साथ में ही इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम चपटी होगी, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित होगा इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जैसे ही संकुचित होगा तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होगा यानी कि वक्षीय गुहा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये इंटरपल्मोनरी प्रेशर होता क्या है अभी दिखाते हैं आपको। आप इस डायग्राम में देखिए, जो कि फेफड़ा में जो प्रेशर होती है उसे ही कहते हैं इंटरपल्मोनरी प्रेशर, यानी कि फेफड़ा के अंदर जो वायु का प्रेशर होता है उसी का नाम दिया गया। आप किस यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर नहीं लिखा है शायद, चलिए लिख देते हैं यहीं पे। यहाँ पे जो फेफड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या होती है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर। इसका मान होता है इंटरपल्मोनरी प्रेशर का 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। और प्लूरल कैविटी का कितना होता है, 756 mm ऑफ Hg होता है। तो क्या क्या हुआ, डायफ्राम चपटी हुई, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, वक्षीय गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ा, और इंटरपल्मोनरी इंटर नहीं होगा, इंट्रापल्मोनरी होगा, हाँ यहीं पे लिख दे, एक सेकंड रुक जाइए। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए, कम हो जाएगा। जैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो प्रेशर कम होने से क्या होता है, वायुमंडल से वायु कहाँ पे आ जाएगा, फेफड़ों में। वायुमंडल से वायु फेफड़ों में आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, डबल अंतर श्वसन में क्या होता है, डायफ्राम चपटी होती है। डायफ्राम जो है चपटी होती है। देखिए आप इस डायग्राम में, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर आएगा। कहाँ पे आएगा, ये नीचे चपटा हो, पहले इस प्रकार से है, ये ऐसे हो जाएगा सीधा। ठीक है, चपटी होने से क्या होगा, एंटेरियर और पोस्टेरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं एंटेरियर एक्सिस, इसको कहेंगे पोस्टेरियर एक्सिस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पश्च या पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पश्च कहते हैं, पृष्ठ नहीं कहेंगे हिंदी में, पश्च भाग कहते हैं, इसको कहते हैं अग्रभाग। ठीक है, पोस्टेरियर यानी कि पश्च भाग, और आगे को कहते हैं अधर यानी कि वेंट्रल। ठीक है, आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, वेंट्रल, और पीछे को कहते हैं डॉर्सल। तो जब डायफ्राम चपटी होती है तो वक्ष गुहा का आयतन जो है ये एंटेरियर यानी कि अग्रभाग में और पोस्टेरियर यानी कि पश्च भाग में बढ़ती है। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगी तो लंग्स का भी आयतन बढ़ेगी। किस भाग में, एंटेरियर एक्सिस में और पोस्टेरियर एक्सिस में। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिखा है इंटरकोस्टल मसल। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरकोस्टल मसल, जो कि है ना, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये संकुचित होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में जो कि आपको यहाँ बनाया गया है ब्राउन कलर से, इंटरकोस्टल मसल, ये रिब्स के बीच बीच में पाई जाती है। इंटरकोस्टल मसल जब ये संकुचित होती है, छोटा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो रिब्स जो है आगे की ओर खिसकती है, ठीक है, ऊपर की ओर, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अधर और पृष्ठ भाग में यानी कि वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्सिस में बढ़ती है। ठीक है, क्या बोले, जब डायफ्राम चपटी होती है तो वक्ष गुहा का आयतन, थोरेसिक कैविटी का आयतन एंटेरियर एक्सिस एंड नीचे क्या है, पोस्टेरियर एक्सिस में बढ़ती है। ठीक है, जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब्स आगे की ओर, ऊपर की ओर खिसकती है, जिससे वेंट्रल एक्सिस एंड डॉर्सल एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ती है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगी तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगी। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, जैसी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ती है तो फेफड़ों का आयतन भी क्या हो जाती है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाती है, घट जाती है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, सिंपल। और प्रेशर जैसे कम होगा तो वायुमंडल में प्रेशर अधिक है,
और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वायु का कम हो गया, दबाव कम हो गया। तो अधिक दबाव से वायु कम दबाव में ऑटोमेटिक आ जाएगा डिफ्यूजन द्वारा, विसरण द्वारा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा अंतर श्वसन कैसे होता है। डायफ्राम चपटी होती है, इंट्रासेल्यूलर मसल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। वक्षीय गुहा का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वायुमंडल से वायु जो है कहाँ पे आ जाएगी, फेफड़ों में, लंग्स में आ जाएगी। सिंपल। अब देखने वाले हैं बाह्य श्वसन, सेकेंड जो है बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन। ठीक है, एक्सपिरेशन एक मेडिकल टर्म होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक मेडिकल टर्म है। ठीक है, तो अब बाह्य श्वसन देखने वाले हैं। जैसे आप देखे थे अंतः श्वसन में, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा होगा बाह्य श्वसन में। क्या क्या देखे थे, अंतः श्वसन में देखे थे डायफ्राम हो जाती है चपटा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम हो जाएगा फिर से पहले की जैसा, डायाफ्राम गुंबद आकृति की हो जाएगी। ठीक है, गुंबद जैसा हो जाएगा। डायफ्राम गुंबद जैसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायफ्राम में क्या हो जाएगी, डायफ्राम एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो फिर पहले की स्थिति में आ जाएगा वो। ठीक है, संकुचन हुआ था तो फ्लैट हो गया था, अब पहले की स्थिति में आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, डायफ्राम गुंबद आकृति का हो जाएगा। और इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या करेगा, एक्सपेंड, क्या होगा इसमें, एक्सपेंड यानी कि फैलेगा। देख सकते हैं आप, डायफ्राम गुंबद जैसा हो जाता है, यानी कि पहले की स्थिति में आ जाता है। और इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो एक्सपेंड करता है, पहले की जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले संकुचन हुआ था तब शिथिलन हो जाता है, किसमें, इंटरकोस्टल मसल में। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डायफ्राम जो है चपटी हो गई थी, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो क्या हुआ था, वक्षीय गुहा का वॉल्यूम बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे उल्टा हुआ है ना, क्या हुआ वहाँ यहाँ पे डायफ्राम गुंबद जैसा हो गया है और इंटरकोस्टल मसल एक्सपैंड हुआ है। तो वक्षीय गुहा का आयतन नहीं बढ़ने वाली है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी, उससे पहले देखेंगे लंग्स का भी वॉल्यूम को कम हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम भी कम। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बताइए, बढ़ जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि फेफड़ों के अंदर जो वायु का दाब बढ़ जाएगा और वायुमंडल में वायु का दाब कम है, तो क्या होगा, वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाएगा, यानी कि अधिक दाब से कम दाब की ओर वायु निकल जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, यानी कि वायु मंडल में वायु फेफड़ों से
निकलेगा। सिंपल है। क्या क्या हुआ, वायु श्वसन में डायफ्राम गुंबद जैसा हो गया, यानी कि ऊपर हो गया, खिसक गया। ठीक है, कैसे हो जाता आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए डायफ्राम ऊपर की ओर खिसक रहा है, गुंबद जैसा हो गया। तो आप देख सकते हैं डायफ्राम ऊपर जाएगा, इंटरकोस्टल मसल उसमें क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि फैल जाएगा, जिससे इंटरकोस्टल मसल नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दर्शाया गया है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल जब फैलेगा तो रिब्स क्या हो गए, पीछे की ओर फिर से नीचे आएगी, और वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, और क्या होगा, वक्षीय गुहा का आयतन कम होगा तो लंग्स का भी आयतन कम हो जाएगा। लंग्स का आयतन कम होगा तो क्या नाम है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे वायु का क्या होगा, वायु बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। ठीक है, वातावरण में निकल जाएगा। सिंपल है, यही बताया गया है। डायफ्राम गुंबद जैसा हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल एक्सपेंड करेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और वायुमंडल में क्या होगा, वायु फेफड़ों से निकल जाएगा। तो ये था आपका एक्सपिरेशन था, यानी कि बाह्य श्वसन था। ठीक है, एक बार फटाफट से आपको दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस इमेज में। देखिए गौर से, आप देखिए इस इमेज को। यह है इंस्पिरेशन और यह एक्सप्रेशन, यानी कि यह अंतःश्वसन, यह है बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन में होती क्या है, फटाफट से देखते हैं। चलिए देखते हैं। यह है डायफ्राम नीचे की ओर खिसकती है, यानी कि चपटा फ्लैट हो जाती है डायफ्राम जैसे ही फ्लैट होगा और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, पसलियाँ आगे की ओर खिसकती है, ऊपर की ओर क्या होती है, खिसकती है, ऊपर की ओर जाती है। तो आप देखते हैं जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है ना ऊपर की ओर उठती है, देख सकते हैं। क्या होता है सांस लेने में, जब अंतःश्वसन करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाती है, इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे पसलियाँ ऊपर की ओर खिसकती है। पसलियाँ ऊपर की ओर खिसकेगी और डायफ्राम नीचे की ओर जाएगी, तो वक्ष गुहा का थोरेसिक कैविटी का आयतन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ने से लंग्स का भी आयतन बढ़ जाएगा। लंग्स का आयतन बढ़ने से लंग्स में जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वायुमंडल में प्रेशर अधिक है, लंग्स में प्रेशर कम हो गया, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सप्रेशन में, बाह्य श्वसन में। बाह्य श्वसन में होता क्या है, डायफ्राम फिर से पहले की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, यानी कि पहले फ्लैट हुआ था, फिर पहले जैसे हो जाता है गुंबद आकृति का, डोम शेप का। ठीक है, डायफ्राम ऊपर चला गया और इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है, इंटरकोस्टल जो मसल है ये पहले की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि एक्सपेंड करेगा, तो हमारा चेस्ट नीचे की ओर जाती है। ठीक है, रिब्स यानी कि पसलियाँ जो है नीचे की ओर जाएगी, तो वक्ष गुहा का यानी कि थोरेसिक कैविटी का आयतन हो जाएगा कम। थोरेसिक कैविटी का आयतन कम होने से लंग्स का भी आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लंग्स का आयतन कम हो जाएगा तो लंग्स में एयर का प्रेशर जो है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे फेफड़ा में यानी कि लंग्स में प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम है, तो अधिक प्रेशर से वायु निकल करके कम प्रेशर की ओर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ब्रीदिंग, या यही है आपका मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग।
सिंपल है, साधारण है, आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा थोरैसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट स्थित होती है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।